इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज से हम एक स्पेशल एपिसोड का शुभारंभ कर रहे हैं जो मूलतः बच्चों के भविष्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर ही पूरी तरह से केंद्रित है। डॉक्टर पायल पालीवाल जो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनको हम वात्सल्य की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। जब हमने उनके कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है तो उनके व्यक्तित्व में ये बात निकल के आई है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। पहले हम एक परिचय करेंगे डॉक्टर पायल पालीवाल जी से। आपसे ही जानेंगे कि मैम आपका बहुत स्वागत है और मूलतः आप कहाँ से हैं? बेसिकली मेरा बॉर्न एंड बॉटअप देवास में ही हुआ है जी। मैं देवास में ही पली बड़ी हूँ। देवास में ही मेरा स्कूलिंग हुआ है और मतलब बेसिकली हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, एर्गो किड्स के विषय में भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दरअसल ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली मैं बहुत 15-15 इयर्स हो गया है मुझे अपने इस जॉब में। पहले मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करती थी, इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी, एनजीओस में जॉब करती थी। बट उसके बाद फिर देवास में जब मैं यहाँ परमानेंटली शिफ्ट हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हम देवास के बच्चों के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जो बच्चे डेली अप डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए डेली देवास जाना, इंदौर जाना, उज्जैन जाना, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अर्गो किड्स एक लर्निंग सेंटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर है जो जहाँ पे बच्चों की जो ट्रीटमेंट हम करते हैं मानसिक विकास के लिए या शारीरिक विकास के लिए, तो उसके लिए अर्गो किड्स का डेवलपमेंट हमने यहाँ पे किया ताकि बच्चों को इधर उधर शफल ना होना। तो एर्गो किड्स में देवास के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग पहुँचते हैं, बच्चे पहुँचते हैं? अभी हाँ, जिले हैं, गांव हैं। अभी धीरे धीरे मैं इतना मतलब प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रही हूँ कि जो पास के जो गांव हैं उनको टच करूँ, उन तक मेरा काम पहुँचे, क्योंकि ये काम जो है ये माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा मेरे यहाँ से ठीक होके गया या ठीक हो रहा है तो वो 10 बच्चों को, पेरेंट्स को और इन्फॉर्म करेंगे कि लाइक अर्गो किड्स में मैम है तो यू कैन मीट देम। सो या डेफिनेटली मेरा एक मोटो है कि जो आसपास के ज़िले हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा निश्चित तौर से एर्गो किड्स इस तरह का एक जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है आपका देवास में या देवास ज़िले में, तो अभी तक हम लोगों के नॉलेज में नहीं आया। जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आप चला रहे हैं, अभी तक आपके यहाँ ऐसे कितने बच्चों की संख्या है जो पूरी तरह ठीक होकर बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर? मैं ऐसा तो देखिए क्या है कि जो शारीरिक जिनका विकास नहीं हो पाता है वो पूरी तरीके से ठीक होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हाँ, वो काफ़ी हद तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चल नहीं पा रहे थे या जो अपने दम मतलब पैरों से खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एंड वो लोग काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है। और अभी जो एक बीमारी चली है बहुत सुनने में आ रहा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये ऑटिज्म वाला जो एक बीमारी है वो काफ़ी फैला हुआ है। हर जगह पे से बच्चे आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, मेरे पास रेफरल्स आ रहे हैं। तो ये देवास में ऐसे 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरीके से रिकवर्ड हुए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिकवर हो ताकि पेरेंट्स सेटिस्फाइड। निश्चित तौर से यही आपका लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, जब इस तरह के बच्चे आपके पास पहुंचते हैं जिनको मानसिक तौर से मजबूत करना ही आपका उद्देश्य रहता है, इन तमाम बच्चों में किस तरह की कॉमन जो कमी है वो आप देखते हैं? ये किस तरह से ये समस्याएं आती हैं? देखिए, बीमारी बहुत सारी है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। अभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी बीमारी है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो बच्चा बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और इन सब बीमारियों का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वो बेसिकली ब्रेन से होता है।
तो ब्रेन का डेवलपमेंट किसी कारण से अगर रुक गया है तो वो फिर हमको धीरे धीरे जब बच्चा डेवलप होता है, बच्चा जब 3 साल का हो रहा है, प्रॉपर मम्मी पापा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या अपने नाम को, ऑटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो अपने नाम पे रिएक्ट नहीं करना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना। स्कूल में जैसे 3 साल के बच्चे जो एडमिशन के लिए जाते हैं तो टीचर्स जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाता। तो ऐसी बेसिक सिम्टम्स है जिसके आधार पर हम लोग उनको इवैल्यूएट करते हैं। फिर हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, उनके पास भेजा जाता है या वो वहाँ से रेफर्ड होके फिर मेरे सेंटर में आते हैं। तो ये जो बच्चों की परेशानी ये बर्थ से होती है या कुछ समय बाद भी ये परेशानी आ जाती है? नहीं, ऑटिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये बर्थ से नहीं होती है। ये बेसिकली 2.5 to 3 इयर्स के बीच में सिम्टम्स दिखने लगते हैं। पर अगर डेवलपमेंटल डिले या सेरेब्रल पैल्सी की मैं बात करूँ तो ये सारी बीमारियाँ जन्म से देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं हैं, या लेट बर्थ क्राई होता है, या ब्रेन में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम पे, तो ये उन चीज़ों का मेन कॉज होता है। मतलब हर बीमारी का अपना अलग अलग कॉज लेके बच्चे आते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य लेके कई सारी बीमारियां हैं जिन पे हम लगातार बात करेंगे। अभी फिर से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी जो डिग्रियां हैं वो हम जानना चाहते हैं। मैंने अपना बैचलर डिग्री किया है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर, और उसके बाद फिर मैंने एक लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर एक छोटा सा डिप्लोमा किया है दिल्ली से, सृष्टि यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है फ्रॉम भोज यूनिवर्सिटी से। तो अभी धीरे से अभी और भी बहुत सारी डिग्रीज और लेना है, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, तो धीरे धीरे अपग्रेड करना है अपने आप को। बेसिकली मेरा ये मोटो रहता है कि दुनिया के साथ अपग्रेड होते जाए, ताकि और बच्चों के साथ हम और विभिन्न तरीके से काम कर सकें। मुझे एक बार बातचीत के दौरान आपने बताया था कि एर्गो किड्स का जहाँ पे हम लोग संचालन कर रहे हैं गंगा निकेतन में, वहाँ कोई एक और कॉन्सेप्ट आप प्लान कर रहे हैं ताकि बच्चे और कंफर्टेबल हो। यस, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क हम डेवलप करना चाह रहे हैं। मेरा मोटो है एक्चुअली कि जो बच्चे खेल, मतलब कुछ चीज़ें हमारे इसमें ऐसा भी होता है कि खेल में बहुत सारी चीज़ें ठीक होती चली जाती है, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक छोटा सा पार्क हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, और एक स्पेशल स्कूल बनाने का मेरा विशेष मोटो है अभी, ताकि जो बच्चे शिक्षा की और से वंचित है उन बच्चों को थोड़ी बहुत शिक्षा हम दे पाए और उनको साथ लेके चले, ताकि वो, क्योंकि वो भी हमारे आने वाले टाइम के भविष्य है निश्चित तौर से। तो उन लोगों के साथ जितना हम काम करेंगे तो उनका भविष्य और उज्जवल होता जाएगा। तो ऐसा एक छोटा सा एक मोटो है मेरा जिस पे वर्किंग चल रही है। यस। ओके, एक और जानकारी मुझे ये ही आपने बातचीत के दौरान पिछले जब अपना इवेंट था तब आपने बताया था कि अब आपके शिविर भी शुरू हो गए हैं, कुछ स्कूलों में आप लोग जा रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जा रहे हैं, वो किस तरह के शिविर लेते हैं? एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं। मतलब मैं जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ से मुझे कॉल किया जाता है, तो डिफरेंट स्कूल्स जो उनसे कनेक्टेड है उन स्कूलों में हम टीचर्स को गाइड करते हैं कि अगर आपके पास ऑटिज्म से रिलेटेड कोई बच्चे हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई बच्चे हैं, कोई बच्चा स्लो लर्नर है आपकी क्लास में, क्योंकि अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो उन बच्चों के जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को टीचर्स तक कैसे पहुंचाना है, उन सिम्टम्स को हम टीचर्स को जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो टीचर्स उन बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और अगर टीचर्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो हम तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं। आफ्टर दिस लॉकडाउन मैंने देखा है कि लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को हैंडराइटिंग में इश्यूज़ है, कोई रीडिंग में प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्लैक्सिया कहते हैं, तो और कोई बच्चे ऐसे हैं जो स्लो लर्नर है। तो इन बच्चों के साथ टीचर्स ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। तो हम जब तक टीचर्स को ट्रेन नहीं करेंगे कि हम, या
क्लास में 50 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, क्लास में बैठना पसंद नहीं कर रहा है, क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उन बच्चों को हम तक पहुंचाने के लिए हम टीचर्स को डिफरेंट वे में ट्रेन करते हैं। टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं आप, और बच्चों की भी इस तरह से काउंसलिंग आप करेंगे स्कूलों में, ऐसा कुछ प्लान भी है आपका? काउंसलिंग मेरा मेन मोटो नहीं है जी। मैं काउंसलिंग नहीं करती हूँ, बट हाँ आइडेंटिफाई करके उन बच्चों के साथ किस तरीके से हम विद इन स्कूल पे काम कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम स्कूल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, क्योंकि आजकल के स्कूल्स में एक्टिविटी टीचर्स रहती है। तो यहाँ पे मैम मेरा प्रश्न ये है कि जिन बच्चों में इस तरह की कमी है उनको क्या वहाँ स्कूल में ही ठीक किया जा सकता है? नहीं, हाँ, अगर प्रॉब्लम कम है, मतलब सिवियरिटी कम है, माइल्ड है, अगर टीचर्स के पास टाइम है, अगर उनके स्कूल में एक्टिविटी टीचर्स है, जैसे अभी रिसेंटली मैं निर्मला कॉन्वेंट गई थी तो उनके यहाँ पे एक्टिविटी टीचर्स है, तो उन एक्टिविटी टीचर्स को जब मैंने एक्टिविटीज़ बताई तो दे सेड कि यस मैम वी कैन एग्जीक्यूट दिस विद इन द स्कूल। तो उन्होंने हम मुझसे काफ़ी एक्टिविटीज़ सीखी है, तो उन एक्टिविटीज़ को उन्होंने फिर स्कूल में अप्लाई करना शुरू किया है, ताकि अगर मान लीजिए सिवियरिटी कम है तो विद इन स्कूल वो उन बच्चों के साथ काम करके उनको रिलीव कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए सिवियरिटी ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, देन वो फिर मुझे या जो भी थेरेपिस्ट है उनको रेफर कर सकते हैं। ऐसा है। दूसरा, अभी आपने कोरोना का जिक्र किया, कोरोना के बाद इस तरह की परेशानियां बच्चों में बढ़ी हैं जी, ये आपका ऑब्जर्वेशन? मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, और मेरे पास कोरोना और लॉकडाउन ओपन होने के बाद जब स्कूल ओपन हुआ उसके बाद बहुत सारे बच्चे रेफर्ड हुए, बेसिकली उज्जैन से, क्योंकि तब मैं उज्जैन छोड़ चुकी थी, तो वहाँ से रेफर्ड हुए हैं। जैसे कुछ बच्चों में ने मोबाइल स्क्रीन में बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया विद इन दिस 2 years। तो उन 2 सालों में जब उन बच्चों ने मोबाइल के साथ, और जो टाइम पीरियड उनका होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तब उन्होंने स्क्रीन पे ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखा, तो उस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स निकल के आए, जैसे स्पीच का डेवलपमेंट नहीं होना, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होना, प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करना, एक बुलाने पे आवाज़ में हाँ ना, मतलब अपने नाम पर रिएक्ट नहीं करना। तो एक इस टाइप का एक कुछ सिम्टम्स लेके पेरेंट्स आए हैं मेरे पास, बट हाँ उनके पास आज जब हमने काम किया तो विद इन 2-3 मंथ्स रिकवर हुए हैं। ये जो विकृतियां हैं ये बच्चों में किस उम्र तक प्रभावित कर जाती हैं? मतलब क्या उम्र है कि इस उम्र तक एहतियात बरतने की जरूरत? बेसिकली जब बच्चा 2 साल का हो रहा है, 2.5 तक जब आपका बच्चा समझने लग गया, जब आपका बच्चा आपसे कनेक्ट करने लग गया, तो पेरेंट्स को स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, टाइम ज़्यादा देना चाहिए। अभी पेरेंट्स कभी अगर ऐसा है कि दोनों वर्किंग हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और हमने देखा भी है कि जहाँ पे बच्चों का कनेक्शन पेरेंट्स के साथ कम होता जाता है, तो वो मोबाइल स्क्रीन में या अपने यूट्यूब चैनल्स में या जो पोएम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए बेसिकली, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होने लगा। डॉक्टर साहब, मोबाइल का जिक्र बार बार हो रहा है और बच्चों में एक लत ये कॉमन देखी जा रही है कि वो मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो इससे भी विकृतियों की संभावना? जी डेफिनेटली। अभी तक के जो केसेस मैंने देखे हैं, लास्ट कोरोना जब से खुला है, बच्चे जब से स्कूल्स जाने लगे हैं, तो पेरेंट्स, अभी जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी गई थी तब भी उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि बच्चे एक तो लिखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो वो सारी चीज़ें एक इफ़ेक्ट बच्चों में अभी भी है। वो लोग स्लो लर्नर जैसा होने लगे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अटेंशन उनका बहुत डाइवर्टेड है, मतलब अगर आप लिखने के लिए बोलेंगे, अगर आप पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो वो पढ़ने से मतलब अपना
पीछे भागने लगे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने भी देखा है, टीचर्स से भी मैंने उस दौरान बात कम्युनिकेट हुआ था तो उन्होंने भी हमको बोला है। और स्पेशली मैंने एक चीज़ और देखा है कि टीचर्स का भी ऐसा मेरे पास एक कॉमन प्रॉब्लम आया है कि बच्चे कम्युनिकेट करना कम कर दिए हैं। बिल्कुल। बच्चों का जो एक पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जो एक कम्युनिकेशन होता है, नहीं बोलना, कम बोलना, एकाकीपन ज्यादा रहता है, अपने आप में रहना, जी। तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कभी काफ़ी कुछ हैम्पर्ड हुआ है बच्चों की लाइफ में। तो ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक स्पेशल सीरीज है जो हम लोग लगातार अब आज से प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर पायल पालीवाल, जिन्होंने इस तरह के बच्चों पे कई सारे रिसर्च करे हैं, उनके पास कई डिग्रियां हैं और एर्गो किड्स पर इन बच्चों को आप बुलाते हैं और वहाँ पे उनके बेहतर भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। ये प्रारंभिक बातचीत हुई, डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ हमें इसमें बताया है। हम अगले सप्ताह से एक एक विषय पर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे ताकि हमारे दर्शकों तक, खासकर जहां जिन पेरेंट्स को इन बातों की ज़रूरत है वो वहां तक पहुंचे और एक बेहतर भविष्य बच्चों का तैयार हो सके। कॉमन विषयों पर भी हम बात करेंगे। मोबाइल को लेके जो विकृतियां, जो विसंगतियां बच्चों में आ रही हैं उस पर भी बात होगी। ऐसे कई सारे विषय अब अगले सप्ताह से आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।